कृपया मुझे चुन लीजिए। रायल, वो महान योद्धा जिसने डेविल रेनफॉरेस्ट से बिना किसी चोट के बाहर निकलकर इतिहास बनाया था, अचानक इस नई दुनिया में आ गया और अब सरकार उसे जबरदस्ती शादी के लिए पत्नी चुनने को कह रही थी। जल्दी करो और फैसला लो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? मुझे ऐसे घूरने की हिम्मत मत करना। क्या तुम विरोध करना चाहते हो? ठीक है, आज तुम्हें दो पत्नियां चुननी होंगी, वरना मेरी तलवार फैसला करेगी। डैक्सिया साम्राज्य में वर्षों की लड़ाइयों ने पुरुषों की संख्या बहुत कम कर दी थी, इसलिए सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसमें गरीब और बदनाम हो चुके कुलीन परिवारों की महिलाओं को अविवाहित पुरुषों के साथ शादी के लिए भेजा जाता था, ताकि जनसंख्या बढ़े और ज्यादा कर वसूला जा सके। कृपया मुझे चुन लीजिए। अगर किसी ने मुझे नहीं चुना तो मुझे मनोरंजन घरों में भेज दिया जाएगा और उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। सोवा, सुंदरता रेटिंग 89%, भरोसा स्तर 10%, इनाम मिला, रहने की जगह और स्टोरेज स्पेस अनलॉक। रायल हैरान था। सरकार से मिली ये पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसे इनाम भी मिल रहे थे। उसने फैसला कर लिया, ये पहली होगी, लेकिन नियम के अनुसार उसे दूसरी पत्नी भी चुननी थी। तभी उसकी नजर ब्रिन पर पड़ी। शायद ये अधिकारी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। आखिर रायल ने उसका क्या बिगाड़ा था? या फिर समस्या ये थी कि रायल जरूरत से ज्यादा आकर्षक था? ब्रिन, सुंदरता रेटिंग 91%, भरोसा स्तर 20%, इनाम मिला, शुरुआती शिकार कौशल और जानवरों को वश में करने की क्षमता। कोई खतरा नहीं, पूरा फायदा। ये दूसरी होगी, अधिकारी ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारी पसंद काफी शानदार है। टैक्स जमा करने की तारीख तक सिर्फ आधा महीना बचा है। यहाँ लोगों की गिनती के हिसाब से कर लिया जाता है, इसलिए कमी मत होने देना, वरना कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अब अंदर जाओ। दिन के उजाले में दोनों महिलाएं उसके घर आ गईं। घर बिल्कुल खाली था। दोनों महिलाओं ने पश्चिम वाले कमरे को अपना लिया और रायल पीछे वाले पहाड़ की तरफ शिकार करने निकल गया। ये साधारण धनुष उसकी पुरानी दुनिया वाली बंदूक जैसा नहीं था, लेकिन काम चल सकता था। उसने एक ही तीर से पेड़ की डाल पर बैठे शिकार को गिरा दिया। ऐसी सटीकता अगर सेना में दिखाता तो कम से कम बड़ा कमांडर बन चुका होता। उसने दोनों से कहा, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। स्टोरेज स्पेस की ताकत सच में कमाल थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जेड, रायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कोई रस्सी या सहारा दो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। रायल ने उसे ऊपर खींच लिया। ठंड बहुत ज्यादा थी। तुम इस पहाड़ पर अकेली क्या कर रही थी? मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है और दवा खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचा। घर का अनाज टैक्स के लिए बचाना जरूरी था, इसलिए मैं जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी, लेकिन किस्मत खराब थी और यहाँ फंस गई। रायल ने देखा कि जेड के पास खास कौशल थे, शिकार, इलाज और लोहार बनाने की कला। ये लड़की तो चलती फिरती खजाने जैसी थी। जेड ने पूछा, क्या तुम शिकार करने जा रहे हो? क्या मैं साथ आ सकती हूँ? मैं मजबूत हूँ, तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ, बस मुझे 10% हिस्सा दे देना। मुझे अपनी माँ के लिए अच्छा खाना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। रायल सोचने लगा कि अगर वो साथ आई तो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरेज क्षमता का राज खुल सकता था। उसने अपना कपड़ा निकालकर कहा, इसे पहन लो और घर चली जाओ। अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हारे घर भेज दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास बारिश से बचने का कपड़ा नहीं है, तुम ठंड से जम जाओगे। मेरे पास मोटा कोट है। ये कपड़ा बर्फ के लिए है और अभी बर्फ आने वाली नहीं है। अब खड़ी मत रहो, घर जाओ। रायल, बहुत धन्यवाद। तुमने आधे दिन में इतना सब कैसे कर लिया? बस किस्मत अच्छी थी। नदी का एक हिस्सा अभी जमा नहीं था, वहां जानवर पानी पीने आते हैं। आज रात चिकन बनाएंगे, लेकिन हमें खाना बनाना नहीं आता। चिंता मत करो, मैं सीख लूंगा। मुझे कढ़ाई, बुनाई और खेती आती है, मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनूंगी। एक कुलीन लड़की जिसने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, अब खाना बनाने की बात कर रही थी। रायल ने सोचा ये भी शायद कोई खास इनाम देगा। तभी नया कौशल मिला, भट्टी बनाने की कला। अब वो खुद ईंटें बना सकता था और एक मजबूत घर तैयार कर सकता था। अब इस जर्जर मिट्टी की झोपड़ी में ज्यादा दिन रहना मुश्किल था। घर की हालत सुधारने से पहले सबसे बड़ी समस्या थी टैक्स। अनाज जमा करने की तारीख में सिर्फ 15 दिन बचे थे। हर व्यक्ति को 100 पाउंड अनाज देना था और उनके 3 लोगों के परिवार पर कुल 300 पाउंड का कर था, लेकिन उनके पास बचा था सिर्फ 50 पाउंड अनाज। इसलिए रायल को आने वाले दिनों में लगातार शिकार करना होगा और मांस बेचकर शहर से अनाज खरीदना पड़ेगा। 300 पाउंड भी काफी नहीं थे, क्योंकि खबर थी कि इस साल सरकार ने नापने का तरीका बदल दिया था। टैक्स की तराजू में 1 पाउंड अनाज सिर्फ आधा ही माना जा रहा था। इसका मतलब उन्हें कम से कम 375 पाउंड अनाज चाहिए होगा, वरना अधिकारी उन्हें परेशान करेंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों की हिम्मत तो देखो। बाजार में अनाज की कीमत 30 सिक्के प्रति पाउंड थी और मांस लगभग 100 सिक्के प्रति पाउंड बिकता था। नुकसान और बाकी खर्च छोड़कर रायल को कम से कम 200 पाउंड मांस का इंतजाम करना होगा। आगे का रास्ता आसान नहीं था। रात को सोवा ने सोचा, आज मैं तैयार हूं। रायल ने कहा, मेरे इतना काफी है। मेरा नियम है कि जो खाना बनाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। सोवा ने सोचा, यह आदमी हम दोनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। अगर उसे हमारी जरूरत नहीं होगी तो क्या होगा? ब्रिन ने कहा, चिंता मत करो, वो अच्छा इंसान है और काफी ताकतवर भी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ऐसा पति मिला
तभी रायल वहां आया। जेड, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मांस लेकर आया हूँ। मैंने कल वादा किया था। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ जी, मैं आपको देखने आया हूँ। जेड, बाद में आपके लिए गर्म सूप बनाएगी। मैं शहर जा रहा हूँ, शायद वहां से कोई दवा या जड़ी बूटी मिल जाए। रायल, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? स्कैब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा। इतनी बड़ी बात क्या है? मैं बस थोड़ा सा मांस ले रहा था। रायल ने गुस्से में कहा। चोरी कर रहे हो और ऊपर से ऐसे बात कर रहे हो? स्कैब बोला। तूने मुझे धक्का दिया, याद रख, मैं ये चाकू तेरी पीठ में घोंप कर निकाल सकता हूँ। रायल ने कहा। सालों से तुमने इनसे अनाज छीना है, पैसे लूटे हैं और अब मेरे घर से चोरी करने आए हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? स्कैब चिल्लाया। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी है, मर जा। लेकिन अगले ही पल रायल ने उसे जमीन पर पटक दिया। स्कैब दर्द से चिल्लाया, आह, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी कमर टूट रही है। रायल ने कहा, जितना अनाज तुमने जबरदस्ती लिया है और जितने सिक्के चुराए हैं, ब्याज के साथ कुल 1000 सिक्के बनते हैं। कल मेरे घर लेकर आना, अगली बार मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। जेड ने भावुक होकर कहा। धन्यवाद रायल, वो कई सालों से हमें परेशान कर रहा था। हम दोनों अकेली थी, हमारा कोई सहारा नहीं था। रायल ने कहा, तुम्हें अपने आंगन की दीवारों पर कांटे लगाने चाहिए ताकि कोई आसानी से अंदर ना सके, वरना वो फिर से चढ़कर आ सकता है। ये सुरक्षित नहीं है। जेड ने कहा। समझ गई, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। कुछ समय बाद रायल बाजार की तरफ गया। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो मीठी बातें कर रहा था। अरे साहब, जरा रुकिए, आप इस घर के मालिक लगते हैं। आपके चलने का अंदाज किसी बड़े आदमी जैसा है। रायल ने कहा। मैं नहीं, मैं तो बस यहाँ का प्रबंधक हूँ। सामने वाले ने कहा। ओह, तो आप ही इस जगह के मैनेजर हैं? आपकी चाल देखकर तो मुझे लगा आप खुद मालिक होंगे। माफ कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। उसने जवाब दिया। मेरा नाम जेड थेरॉन है। तुम काफी समझदार हो और बातों में भी तेज हो। बताओ क्या काम है? रायल कहा। कुछ दिन पहले मैं पहाड़ पर शिकार करने गया था और किस्मत से एक हिरन पकड़ लिया। क्या आपके मालिक का घर इसे खरीदना चाहेगा? थेरॉन ने मांस देखा और कहा, ये तो अच्छा माल है, इसकी क्या कीमत चाहते हो? रायल बोला, ये कोई साधारण मांस नहीं है, इसे पकाने पर शानदार स्वाद आता है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 150 सिक्के प्रति पाउंड है। यहाँ करीब 40 पाउंड मांस है। मैं इसे 5000 सिक्कों में दूंगा। थेरॉन ने कहा, बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 4000 दूंगा। रायल मुस्कुराया और बोला, अगर सच में खरीदना है तो मैं इसे 7000 सिक्कों से कम में नहीं दूंगा। थेरॉन ने कहा, तुम मेरे साथ सौदा कर रहे हो या मजाक? 5000 सिक्कों की चीज को 7000 में बेच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है थेरॉन बेवकूफ है? रायल ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये चीज तुम्हें व्यक्तिगत रूप से 5000 में बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मालिक का घर इसके लिए 7000 देगा। तुम 7000 सिक्के निकाल कर मुझे दे दो, हिरन तुम्हारा हो जाएगा और बचे हुए 2000 तुम्हारा कमीशन समझ लो। बताओ, सौदा मंजूर है? पैसा ऐसी चीज है जो नामुमकिन काम भी करवा देता है, और ये बात कभी पुरानी नहीं होती। थेरॉन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लो 5000 सिक्के। हिरन अब मेरा है, बाकी 2000 सिक्कों का हिसाब पहले ही हो चुका है। रायल ने कहा, थेरॉन, ये कल पकड़े हुए कुछ खरगोश हैं, आपके लिए छोटा सा तोहफा समझो, आगे भी बहुत व्यापार होगा। थेरॉन ने कहा, तुम खेल समझते हो बच्चे, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। धन्यवाद थेरॉन, मुझे थोड़ा पुराना अनाज भी खरीदना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। दुकान में पहुंचकर रायल ने देखा कि नया और पुराना अनाज मिलाया जा रहा था। उसने दुकानदार से पूछा, मालिक, तुम पुराने अनाज को नए अनाज के साथ क्यों मिला रहे हो? नया अनाज कहाँ है? दुकानदार बोला, यही सब बचा हुआ माल है, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। लेकिन नए अनाज की कीमत लेकर ऐसा मिलावटी माल बेचना सही नहीं है। दुकानदार गुस्से में बोला, अगर खरीदना नहीं है तो निकल जाओ। इस साल मौसम बहुत खराब था, ठंड और सूखे की वजह से फसल कम हुई है। शुक्र करो कि कुछ अनाज तो मिल रहा है, ज्यादा शिकायत की तो बाहर निकलो। कभी पीछे से आवाज आई, अरे अरे, देखो कौन आया है, दुनिया कितनी छोटी है। अनाज की दुकान पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या घर का खाना खत्म हो गया क्या? टैक्स भरने में बस आधा महीना बचा है ना? रायल ने कहा। अधिकारी, ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, एक भी दाना कम नहीं होगा। अधिकारी बोला, अभी भी जुबान उतनी ही तेज है, लगता है पिछली बार की सजा से कुछ सीखा नहीं। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, मुझे खबर मिली है कि यह आदमी दुश्मन देश का जासूस है और हमारे इलाके में सेना की जानकारी लेने आया है। इसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाओ। सैनिक बोले, जी सर, इसे पकड़ो। रायल ने कहा, तुम बार बार मुझे जासूस कह रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? अधिकारी हंसते हुए बोला, मेरा शब्द ही सबूत है। ये किसान लोग बहुत ज्यादा खेती करते करते अपना दिमाग खो देते हैं, मेरे सामने सबूत मांग रहा है, इसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। रायल बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जेल कहाँ है? क्या मैं रात के खाने तक पहुंच जाऊंगा? अधिकारी हैरान होकर बोला, तुम क्या चाल चल रहे हो? रायल ने कहा, अगर मैं जेल चला गया तो मुझे अनाज टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब तुम्हारे बड़े अधिकारी पूछेंगे तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जासूस नहीं हूं, तब जो 375 पाउंड अनाज कम पड़ेगा, क्या वो तुम्हारी जेब से जाएगा? अधिकारी चुप हो गया, फिर बोला, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हाथ छोड़ रहा हूं, अब यहां से निकलो। रायल ने सोचा,
बड़े से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है, लेकिन छोटे चालबाज कभी हार नहीं मानते। सितंबर आने से पहले ड्रैक्स से निपटना होगा। घर वापस आकर रायल ने दोनों को 2 रजाइयां दी। उसने कहा, जब समय मिलेगा तो मैं घर की मरम्मत कर दूंगा। मुझे पता है यहाँ की हालत अच्छी नहीं है, तुम्हें ऐसी जगह रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सोआ ने पूछा। रायल, क्या तुम हमसे खुश नहीं हो? ये बात कहाँ से आ गई? हम दोनों दुनिया को समझते हैं, इसलिए साफ साफ बोलो। अगर तुम सच में हमें नहीं चाहते या कोई और परेशानी है तो हम चली जाएंगी। तुम अधिकारियों से कह देना कि हम भाग गई, चाहे तो हम अपराधी बन जाएं, लेकिन यहाँ बोझ बनकर नहीं रहेंगी। रायल ने कहा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी पत्नियां इतनी खूबसूरत है, इससे ज्यादा मैं और क्या चाह सकता हूँ? लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज अनाज का टैक्स है, और सच्चा रिश्ता हर पल साथ रहने से साबित नहीं होता। हमारे पास आगे बहुत समय है। क्या ये सच में सिर्फ एक साधारण किसान गांव है? रायल को नया कौशल मिला। नाइट विजन अनलॉक हो चुका था और उसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ सकती थी। ये तो बहुत बड़ा फायदा था। लगता है थोड़ी मीठी बातें करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब चाहे कोई कितना भी छिपे, बच नहीं सकता। उसे अल्टीमेट जानवरों को वश में करने की क्षमता भी मिल गई। ये शक्ति उम्मीद से भी ज्यादा शानदार थी। तभी उसे खजाने के नक्शे का एक टुकड़ा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इस नक्शे को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह छिपाया था। रायल ने टुकड़े को ध्यान से याद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। तभी कोई बोला, रायल, मैंने सुना है तुम शिकार करने लगे हो। बहुत समय हो गया है, घर में मांस नहीं आया, सोचा तुमसे थोड़ा मांग लूं। रायल ने कहा, कोई समस्या नहीं, जब बड़े भाई खुद मांग रहे हैं तो सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। बाजार के हिसाब से 2 पाउंड का हिसाब कर लेना। बड़े भाई, क्या आप ड्रैक्स नाम के अधिकारी को जानते हैं? आज शहर में उसने मुझे लगभग जेल भिजवा दिया था। बड़े भाई ने कहा, ड्रैक्स? ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, वो होंगटू काउंटी के मजिस्ट्रेट वॉल्डेस का भतीजा है। वॉल्डेस ऊपर से बहुत ईमानदार दिखता है, लेकिन अपने लोगों को बचाने में पीछे नहीं हटता। दोनों से दूरी बनाकर रखना। रायल ने सोचा, वॉल्डेस और ड्रैक्स दोनों सरकार के अंदर हैं, मतलब एक स्थानीय गुंडे के पीछे सरकारी ताकत भी है। मामला अब और उलझ गया है। ब्रिन ने कहा, अब बता सकती हूँ। रायल कोई बाहरी आदमी नहीं है। मैं और सिल्फ बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों पहले राजकुमार के पक्ष में थे, लेकिन दूसरे राजकुमार ने 10 साल से ज्यादा इंतजार किया और फिर बहुत बेरहमी से सत्ता छीन ली। हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और हम यहाँ तक आ गए। रायल समझ गया कि कभी कभी राजा और योद्धा भी हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत पक्ष चुना था। दूसरा राजकुमार सच में निर्दयी था। ब्रिन ने कहा, आज रात मुझे रायल के साथ रहने दो। अब जब हम उसकी पत्नियां हैं तो रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से किसी अपराधी को छिपाने के आरोप में फंसे। क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। पति के साथ उसका रास्ता भी अपना पड़ता है। अगर रायल ने हमें नहीं बचाया होता तो हमारी जिंदगी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। रायल ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद रायल मांस बेचने के लिए काउंटी शहर गया। वहां से लौटते हुए कुछ लोग उसे रोकने की योजना बना रहे थे। एक बोला, उसने इतना बड़ा जंगली सुअर मारा है, शायद हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा बोला, देखो उसका शरीर कितना मजबूत है, बॉस, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। अगर इसके पीछे कोई और लोग हुए तो? उनका नेता बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये बस किस्मत और अच्छे हथियारों की वजह से सफल हुआ है। अभी ये बाजार जा रहा है और इसके पास कोई हथियार नहीं हुआ। रास्ते में हमला करेंगे और सारा मांस ले लेंगे। तभी रायल ने उन्हें देख लिया। उसने कहा, मुझे लूटना चाहते हो? सही समय चुना है। अब खुद परेशानी ढूंढी है तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। सभी ने उस पर रस्सी डालने की कोशिश की। नेता बोला, इसे पकड़ो, मारो और मांस ले लो। रायल मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शुआंग शुई गांव वापस नहीं जा पाऊंगा? मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 100 तरीके हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शुक्र मनाओ कि तुम आज वाले रायल से मिले हो, पुराने वाले से नहीं। पुराने हिसाब के लिए तुम्हारी 10 जिंदगियां भी कम पड़ती। बाद में रायल थेरॉन के पास पहुंचा। उसने कहा, 100 पाउंड जंगली सुअर के मांस के बदले मैं 15,000 सिक्के दूंगा। थेरॉन ने कहा, आप तो बहुत उदार हैं। रायल ने कहा, आपकी मेहरबानी के लिए ये 3,000 सिक्के वापस रखिए, इसे आपकी मेहनत की फीस समझिए। थेरॉन मुस्कुराया और बोला, अब इसे कहते हैं असली व्यापार। बेजर का मांस बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तुम्हें इसके 6,000 सिक्के दूंगा। पूरा पैसा रखो। जब दोनों तरफ फायदा होता है तो व्यापार लगातार चलता रहता है। धन्यवाद थेरॉन। वैसे तुमने पहले पुराने अनाज के बारे में पूछा था, क्या वो टैक्स के लिए चाहिए? रायल ने कहा, हाँ, घर में 3 लोगों का खर्च है, इसलिए जरूरत ज्यादा है। थेरॉन बोला, आजकल पुराना अनाज मिलना आसान नहीं है। सरकार ने इसकी सप्लाई पर कड़ा नियंत्रण कर रखा है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है। तुम सिवाई अनाज की दुकान पर जाना और मेरा नाम लेना। थेरॉन का नाम काफी होगा। रायल ने कहा, समझ गया। धन्यवाद थेरॉन। बाजार में एक आदमी आवाज लगा रहा था, आइए देखिए, सिर्फ 10,000 सिक्कों में एक को घर ले जाइए। ये सब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, इन्हें अनाज टैक्स नहीं देना पड़ता। मौका मत गंवाइए।
तभी एक औरत बोली, साहब जल्दी मत जाइए, एक नज़र देख लीजिए, पूरा दिन खड़ी हूँ लेकिन एक भी बिक्री नहीं हुई, मैं आपको कम कीमत में दे दूंगी। रायल ने सोचा, क्या मैं ऐसा आदमी दिखता हूँ जिसके पास 10,000 सिक्के हों? तभी सिस्टम ने बताया, भरोसा स्तर 0, पहली मुलाकात और पहले ही कोई प्रभाव नहीं, कोई इनाम भी नहीं मिला। लेकिन उसने सोचा, चलो इसे एक अच्छा काम समझ लेते हैं। उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? व्यापारी बोला, साहब आपकी पसंद अच्छी है, इसका नाम वेस्पर है, आज बिक्री नहीं हुई इसलिए आधी कीमत कर देता हूँ, सिर्फ 5,000 सिक्के। रायल ने पूछा, क्या खाना बनाना आता है? अगर आता है तो मेरे साथ चलो। सिस्टम ने दिखाया कि उसकी मदद करने के बाद भी भरोसा स्तर कम हो गया। व्यापारी बोला, पैसा पहले सामान बाद में, एक बार सौदा हुआ तो वापस नहीं होगा। लड़के, तुम्हारे हाथ एक अनमोल चीज लगी है, तुमने बड़ा फायदा कर लिया, अब जाओ। रायल सीधा दुकान के मालिक से मिल पहुंचा। उसने कहा, मैं थिरॉन के कहने पर आया हूँ। मालिक ने पूछा, कितना अनाज चाहिए? रायल बोला, 400 पाउंड। दुकानदार बोला, मात्रा ज्यादा नहीं है लेकिन कीमत सुनकर हैरान हो जाओगे, 45 सिक्के प्रति पाउंड। 400 पाउंड यानी 18,000 सिक्के या 18 चांदी के सिक्के। रायल ने कहा, थिरॉन ने तो 40 सिक्के बताए थे। दुकानदार बोला, वो 3 दिन पहले की कीमत थी, मेरी गलती है कि मैंने थेरॉन को नई कीमत नहीं बताई, लेकिन क्योंकि तुम उसके भेजे हुए हो इसलिए साफ बता देता हूँ। 3 दिन पहले बिंगजो सेना ने पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुराना अनाज खरीदना शुरू कर दिया। अब पुराना अनाज बहुत कम बचा है। कुछ व्यापारी नए अनाज को पुराने में मिलाकर बेच रहे हैं और कुछ तो पूरा नया अनाज बताकर बेच रहे हैं। लेकिन मेरी दुकान ईमानदारी से काम करती है, 45 सिक्के सबके लिए सही कीमत है। रायल बोला, ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मैं अभी 200 पाउंड ले जाता हूँ और बाकी 200 पाउंड के लिए जमा राशि छोड़ देता हूँ, 3 दिन बाद आकर बाकी ले जाऊंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, बस 10 चांदी के सिक्के जमा कर दो। फिर रायल वेस्पर की तरफ देखकर बोला, अब तुम मेरे साथ चलोगी, तुम्हारा काम होगा घर के बाहरी काम और मेहनत वाले काम करना। वेस्पर हैरान होकर बोली, मैं? रायल बोला, हाँ तुम, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं खरीदा है, काम करना होगा। सिस्टम ने बताया, भरोसा स्तर 15 अंक नीचे चला गया। वेस्पर गुस्से में बोली, जब तुमने मुझे बांध रखा है तो मैं मदद कैसे करूंगी? रायल ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की को संघर्ष करते देखना भी अलग ही अनुभव है, इसमें हिम्मत तो है। घर पहुंचने के बाद ब्रिन ने पूछा, रायल, ये कौन है? रायल ने कहा, रास्ते में लोगों की बिक्री लगी थी, शिकार के लिए मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे ले आया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, वेस्पर। ब्रिन ने पूछा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? वेस्पर ने कहा, हाँ, एक अजीब बात हुई। करीब 10 अधिकारी गांव में आए थे और हर घर में जाकर पूछ रहे थे कि क्या 11 साल पहले कोई आदमी यहाँ 2 छोटी बच्चियों के साथ आया था। इतने साल पुराने मामले को अचानक क्यों खोदा जा रहा है, यही समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वॉल्डिस इतने सालों से काउंटी मजिस्ट्रेट है, क्या वो किसी को ढूंढ रहा है? क्या ये हमसे जुड़ा हुआ है? रायल ने कहा, ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, पहले बताओ, क्या तुम पत्ता गोभी के साथ ब्रेज्ड पसलियां बना सकती हो? जाकर खाना बनाना शुरू करो। वेस्पर ने पूछा, रसोई कहाँ है? रायल ने कहा, बाहर निकलो और दाईं तरफ मुड़ जाना। 2 छोटी बच्चियों के साथ एक आदमी 11 साल पहले, क्या वो हमें ढूंढ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें खोज लिया? क्या वो आदमी हमारा पिता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ब्रिन घबराकर आई और बोली, रायल, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रायल ने कहा, शांत हो जाओ, शुरुआत से बताओ क्या हुआ। ब्रिन बोली, बड़े भाई पर पास के जियोजा गांव के लोगों ने हमला कर दिया है, वो बहुत गुस्से में हैं और तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें छिपना चाहिए। रायल ने पूछा, जियोजा गांव वाले मेरे पीछे क्यों आएंगे? क्या मैंने उनके इलाके में जाकर शिकार किया और जंगली सुअर मार दिया? ब्रिन ने कहा, जियोजा के शिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने उस सुअर का कई दिनों तक पीछा किया था और तुमने बीच में आकर उसे ले लिया। रायल ने कहा, तो क्या हुआ? पहाड़ कब से जियोजा गांव की संपत्ति बन गया? ये सरकारी जमीन है, यहाँ कोई भी शिकार कर सकता है। ब्रिन ने कहा, लेकिन वो बहुत सारे हैं और सब ताकतवर शिकारी हैं, वो रास्ते में है, तुम्हें सच में छिप जाना चाहिए। रायल ने कहा, छिपूं? वो तो मेरे दरवाजे तक आ गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता होता है। तभी बाहर से आवाज आई, रायल, तुमने जियोजा गांव के शिकार क्षेत्र में बिना अनुमति घुसकर शिकार किया है, आज तुम्हें जवाब देना होगा, बाहर निकलो। तभी एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो ये तीर किसी को नहीं छोड़ेगा। जियोजा वालों ने देखा कि एक महिला धनुष लेकर खड़ी थी। एक आदमी बोला, इस औरत में बहुत हिम्मत है। रायल, तुम एक औरत के पीछे छिप रहे हो, ये कैसी मर्दानगी है? रायल ने कहा, पहाड़ सरकार की जमीन है, कब से ये जियोजा गांव का शिकार क्षेत्र बन गया? और तुम्हें मेरे शिकार किए हुए सुअर पर दावा करने का अधिकार किसने दिया? किस आधार पर? जियोजा वालों ने कहा, हमने उस सुअर का 7 दिन और 7 रात पीछा किया था, तुमने हमारा शिकार छीन लिया, आज या तो पैसे दो या मांस वापस करो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाइयों, आगे बढ़ो। ब्रिन ने तुरंत तीर तान दिया। उसने कहा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, एक भी हरकत की तो तीर सीधा चलेगा। एक आदमी गुस्से में बोला, तुम क्या कर रही हो?
और रायल, तुम अपनी पत्नी को रोक नहीं सकते? ये तो बहुत खतरनाक है। रायल ने कहा, मैं क्यों रोकूं? तभी किसी ने कहा, खबर है तुमने बड़े भाई को मारा था। बड़े भाई हमारे गांव की इज्जत है। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो तुमने पूरे शुआंगशुई गांव का अपमान किया है। ये मामला खत्म नहीं हुआ। जाओ और बड़े भाई को यहाँ लेकर आओ। फैसला वो खुद करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बोले, ठीक है ठीक है, तुम ही बताओ क्या चाहते हो। हम भी पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, बस जिंदगी चलाना चाहते हैं। इतना बड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे गांव के मुखिया को मारा है, इसलिए अभी जाकर बड़े भाई से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर दें तो बात खत्म। रायल ने पूछा, बड़े भाई कहाँ हैं? उन्हें यहाँ आना चाहिए था। तभी एक आदमी बोला, रायल, हमें बहुत अफसोस है। बड़े भाई कहते हैं कि जियोजा वालों की मार खाने के बाद उन्हें चक्कर आ रहे हैं, पैरों में दर्द है और शरीर हिल नहीं रहा। शायद वो चल भी नहीं सकते। ये सुनकर जियोजा के एक आदमी ने कहा, बकवास है, हमने तो बस एक थप्पड़ मारा था। एक थप्पड़ से कोई लकवाग्रस्त कैसे हो सकता है? दूसरे ने कहा, उनकी उम्र भी ज्यादा है और शरीर कमजोर है। कभी कभी एक झटका भी बड़ी परेशानी बना देता है। रायल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर तुम सब यहीं इंतजार करो। जब तक बड़े भाई ठीक नहीं हो जाते और तुम्हें माफ नहीं कर देते, तब तक कोई नहीं जाएगा। जल्दी किस बात की है? जियोजा वाले चुप हो गए। नुकसान की भरपाई कैसे करनी है हमें बताओ, हम इसे सही कर देंगे। रायल ने कहा, अगर हिसाब से देखें तो तुम लोग पिछले 3 सालों से हमारे पीछे वाले पहाड़ पर शिकार कर रहे हो। मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। हर साल 600 पाउंड मांस के हिसाब से कुल 1800 पाउंड बनते हैं। क्या कहते हो? जियोजा गांव वालों ने गुस्से में कहा, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। रायल, ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे डर गए हैं। हम ईमानदारी से समझौता करने आए हैं, लेकिन अपनी सीमा मत पार करो। 1800 पाउंड मांग रहे हो? क्या हमारी जान लेनी है? एक आदमी बोला, सही कहा, ये खुद को क्या समझता है? रायल ने कहा, तो फिर मांस लेकर आओ या यहीं खड़े रहो। मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। अंदर खाना भी है, पानी भी है और आराम करने के लिए गर्म बिस्तर भी। मेरे लिए एक कटोरा पानी ले आओ, थोड़ा प्यास लगी है। उधर कुछ लोग आपस में बात करने लगे। ये औरत आखिर कहाँ से आई? ऐसी तीरंदाजी तो सामान्य नहीं है। पता नहीं, लेकिन इससे उलझना सही नहीं होगा। तभी अंदर से आवाज आई, बाहर सब ठीक है, इतने सारे लोग हैं। किसी ने कहा, जब रायल वहां है तो डर किस बात का? जंगली सुअर के पैर में अभी भी मेरा तीर फंसा हुआ है, शायद अब तक दर्द से परेशान होगा। एक आदमी बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो बदला लेंगे? रायल ने कहा था, पहाड़ों में शिकारी अक्सर मर जाते हैं, अगर वो दोबारा आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे, यही नियम है। काफी बहस के बाद जियोजा वाला कहा, ठीक है, 1000 पाउंड मांस, इससे ज्यादा 1 ग्राम भी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर लड़ाई होगी। हम हारेंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। रायल ने कहा, ठीक है, 1000 पाउंड, लेकिन एक शर्त है। अब से जियोजा गांव का कोई भी शिकारी पीछे वाले पहाड़ पर शिकार करने आएगा तो पहले शुआंगशुई गांव से अनुमति लेगा, और हर शिकार में से 20% हिस्सा हमें मिलेगा। यही नया नियम होगा। वो लोग गुस्से में बोले, तुम तो हमें पूरी तरह खत्म करना चाहते हो। रायल ने कहा, हिसाब लगाओ, सिर्फ 150 चांदी के सिक्के दे दो और आज का मामला खत्म। जियोजा वालों ने कहा, 150 चांदी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रायल बोला, एक कर्ज का कागज लिख दो जिसमें लिखा हो कि आज से जियोजा गांव शुआंगशुई गांव का 150 चांदी का कर्जदार है और हर महीने 0.3% ब्याज के साथ पूरा भुगतान करेगा। एक आदमी बोला, तुम्हारी योजना बहुत ज्यादा सही बैठ रही है। इसके बाद उसने कहा, मार दो हमें, लेकिन मैं ये कागज कभी साइन नहीं करूंगा। रायल मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, मुझे ऐसे आदमी पसंद हैं जो मौत से नहीं डरते। फिर उसने यान से पूछा, ये लोग हथियार लेकर मेरे घर में घुसे और लूटने आए, डैक्सिया साम्राज्य के कानून के अनुसार इसकी सजा क्या है? यान ने जवाब दिया, हथियार के साथ घर में घुसना और हिंसा की कोशिश करना बड़ा अपराध है। कानून के अनुसार इन्हें मौत की सजा मिल सकती है। ये सुनकर जियोजा वाले डर गए। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हम ज्यादा घमंडी हो गए थे। हम रायल के नुकसान की भरपाई करेंगे। हम 10 चांदी के सिक्के देने को तैयार हैं। रायल ने कहा, लगता है जियोजा गांव काफी अमीर है। उनका नेता खुद 10 चांदी लेकर घूम रहा है। ये शिकारी साधारण लोग नहीं है। ठीक है, 10 चांदी मंजूर, अब तुम जा सकते हो। ये मामला यहीं खत्म समझो। तभी रायल ने कहा, रुको लेनी, ये पैसे बड़े भाई के पास ले जाओ। कहना कि ये जंगली सुअर वाले मामले की भरपाई है और उन्हें आराम करने को कहना। आज तुमने बहुत दौड़ भाग की है, इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लो। तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें एक बुजुर्ग की देखभाल भी करनी है। बाजार जाकर अनाज खरीद लेना, पहले ये साल निकालो। लेनी ने कहा, नहीं, मैं इतना पैसा नहीं ले सकती। मैंने तो बस तुम्हारा संदेश पहुंचाया है, कोई भी कर सकता था। रायल ने कहा, गांव में कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ। तुमने मदद की है, इसलिए ये तुम्हारा हक है। तुम भी जानती हो जियोजा गांव कितना ताकतवर है। गांव वालों का डरना समझ आता है, लेकिन बात सिर्फ डर की नहीं है। मेरा विश्वास करो, असली परेशानी अभी शुरू हुई है। तुम सोचते हो जियोजा वाले दोबारा आएंगे? रायल ने कहा, ये लो, इसमें से एक चांदी का सिक्का वापस रख लो। तभी उसने वेस्पर की तरफ देखा। जाओ
और उस आधे बचे उस सुअर के सिर काटकर रसोई में ले जाओ। बड़े भाई के घर भेज देना, उबाल कर खाएंगे तो शायद उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। बड़े भाई, आज जो हुआ वो तुम्हें पता नहीं है। एक आदमी बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता रायल ने कुछ ज्यादा ही आसानी से समझौता कर लिया? जंगली सुअर वाले ने 10 चांदी दी और उसने ले ली। अगर मेरी बात मानो तो वो और ज्यादा मांग सकता था, शायद 20 चांदी तक मिल जाती। बड़े भाई ने कहा, बेवकूफी मत करो, जिस बात को समझते नहीं हो उस पर बोलना बंद करो। वो पैसा ज्यादा लेता तो परेशानी बढ़ जाती। 10 चांदी भी इतनी है कि लोगों के मन में जलन पैदा कर दे। अगर रायल 150 चांदी लेकर आता तो गांव में उसके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता। लोग उससे नहीं, उसके पास मौजूद चीजों से जलते। दूसरा आदमी हैरान होकर बोला, तो क्या रायल को नुकसान नहीं हुआ? बड़े भाई ने कहा, तुम्हें सच में थोड़ा सुअर का दिमाग खाना चाहिए। वो लड़का बहुत समझदार है। उसने पैसा भी लिया, सही इंसान भी बना रहा और अपनी उदारता की छवि भी बना ली। अब गांव वाले उससे जल भी नहीं सकते। उसका भविष्य बहुत अच्छा है। तभी किसी ने कहा, सच में बड़ा भविष्य है। सुअर का दिमाग खाने से शायद सोच भी बड़ी हो जाए। कुछ समय बाद रायल घर पहुंचा। बाहर से आवाज आई, रायल घर पे हो? तुम्हारी बुआ देखने आई है। रायल ने कहा, बुआ इतनी रात हो गई है, आप यहाँ कैसे? बुआ बोली, अरे रायल, मैंने सुना तुमने जंगली सुअर मार गिराया। शुआंगशुई गांव में इतने सालों में ऐसा शिकारी नहीं देखा। मैं हमेशा कहती थी कि बड़ा होकर तुम कुछ बड़ा करोगे। देखा, मेरी बात सही निकली। रायल हंसकर बोला, बुआ, आपको सच में ऐसा याद है? मुझे तो याद है आप कहती थी कि मैं पढ़ाई में बेकार हूँ, लड़ाई में कमजोर हूँ और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमेशा किसान ही बना रहूंगा। ये बातें मेरी तो नहीं लगती। बुआ बोली, रायल, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। वो सब बातें दूसरे लोग कहते थे, मेरी नहीं थी। तभी लियू बुआ बोली, रायल बेटा, हमारे घर में इस साल का अनाज पूरा नहीं हुआ है। क्या तुम थोड़ा सुअर का मांस उधार दे सकते हो? अगले साल फसल के बाद लौटा देंगे। रायल ने कहा, लियू बुआ, ये थोड़ा मुश्किल है। मेरे घर में भी 3 लोगों का खर्च है। हमारे पास इतना मांस नहीं कि दूसरों को दे सकूं। आपको कोई और रास्ता देखना होगा। लियू बुआ ने दोनों पत्नियों की तरफ देखकर कहा, वैसे भी तुम्हारे घर की वो दोनों औरतें कोई काम नहीं करती। उन्हें रखने का क्या फायदा, सिर्फ अनाज बर्बाद कर रही हैं। दोनों को छोड़ दो। याद है नहीं बेटी शिवुआ, वो असली किसान परिवार की लड़की है, मेहनती है और ज्यादा दहेज भी नहीं मांगूंगी। तभी ब्रिन ने गुस्से में तीर चला दिया जो पास से निकल गया। उसने कहा, माफ करना बुआ, हाथ फिसल गया। मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूँ। धनुष चलाना आता है, हालांकि निशाना थोड़ा कमजोर है। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होकर बकवास करती रहीं तो अगला तीर कहाँ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकती। रायल ने सोचा, ये लड़की तो सच में गुस्सैल है। दिलचस्प है। लियू बुआ गुस्से में बोली, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। रायल, तुम इसे रोकते क्यों नहीं? हम परिवार वाले हैं और तुम्हारी पत्नी बड़ों से ऐसे बात करती है, ये तो गलत है। इसके आधार पर तुम इसे तलाक दे सकते हो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। रायल ने कहा, लियू बुआ, मैं सच में माफ चाहता हूँ। हमारे पास खुद के लिए भी अनाज कम है और मैं इसी चिंता में रहता हूँ। जहां तक मेरी पत्नी की बात है, उसकी चिंता मत करो। रायल ने कहा, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी ही हिम्मत वाली औरतें पसंद है। लियू बुआ, अब आप चलिए, देर हो रही है। तभी स्कैब दौड़ता हुआ आया और बोला, रायल, मुझे अपने साथ रख लो। आज से तुम जो कहोगे वही करूंगा। जिसे मारना होगा उसे मारूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। रायल ने पूछा, स्कैब, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा? स्कैब ने सिर झुकाकर कहा, पहले मेरी आंखें बंद थीं। मैं समझ नहीं पाया कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। मैंने असली ताकत को पहचानने में गलती की। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा वफादार रहूंगा। चाहे आग हो या पानी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रायल ने कहा, अंदर आकर बैठो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम अनाज का इंतजाम कर सकते हो? जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा, स्कैब बोला। अनाज? होंगटो काउंटी के अंदर एक गुप्त बाजार है। वहाँ कीमत खुले बाजार से कम होती है और कोई नहीं पूछता कि माल कहाँ से आया। ये बाजार नया है, लेकिन अफवाह है कि काउंटी मजिस्ट्रेट खुद इसे संरक्षण देता है। सरकार ऊपर से अनदेखा करती है और अंदर से इसे बचाती है। रायल ने कहा, घर जाकर तैयारी करो। 2 दिन बाद मेरे साथ काउंटी शहर चलना। मुझे अनाज खरीदना है और उस गुप्त बाजार को भी देखना है। स्कैब बोला, जी मालिक। रायल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट हटा दूंगा। तभी बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हें मार डालूंगा बेशर्म आदमी। रोज गांव में परेशानी खड़ी करता है और अब रायल के घर तक आ गया। शर्म नहीं आती? निकल यहां से। स्कैब बोला, रुको चाचा, मुझे मत मारो। मैं अब परेशानी करने नहीं आया हूं। मैं अब से रायल के साथ काम करूंगा। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, मैं अब उसका आदमी हूं। सामने वाला हैरान होकर बोला, सच में? रायल ने इसे अपने साथ रख लिया? रायल ने कहा, हाँ, ये अब मेरे काम करेगा। तभी बड़े भाई ने कहा, रायल, तुमने पहाड़ पर शिकार करके कमाल कर दिया। अगर तुम में इतनी क्षमता थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पूरे गांव को चिंता में डाल दिया था। रायल ने कहा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। बस कोशिश करने गया था और किस्मत साथ दे गई। बड़े भाई ने कहा,
तो फिर एक बात सोचो, तुम्हारी इस क्षमता से गांव के लोग भी फायदा उठा सकते हैं। क्यों ना एक शिकार दल बनाया जाए। जब खेती का काम कम हो